हेलो फ्रेंड। हाय। मैं डॉक्टर राजीव रंजन क्लासेज पटना से हूँ। अभी आप लोगों के समक्ष राजीव रंजन क्लासेज पटना से मैं लाइव हूँ। मैं डॉक्टर राजीव रंजन। आज मैं आप लोगों को भारत का भूगोल के बारे में बताऊंगा। भारत का भूगोल के बारे में मैं आप सभी को आज बताऊंगा और इनकी जानकारी दूंगा। इससे संबंधित मैं मैप की जानकारी आप लोगों को दूंगा कि भारत का भूगोल पढ़ने से पहले मैप में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। उन सारी चीज़ों को ध्यान रखने के बाद आप जब पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। जब समझ में आएगा तो मज़ा भी आएगा और जब मज़ा आएगा तो फिर रिजल्ट भी होगा। इसीलिए दोस्तों आज आप हमारे साथ जुड़िए भारत के भूगोल में विथ मैप के साथ। तो अभी आपके समक्ष सबसे पहले एक मैप दिखाई दे रहा होगा। यह मैप है इंडियन ज्योग्राफी का। यह मैप जो है पॉलिटिकल मैप है। आप जितने भी छात्र हैं पॉलिटिकल मैप अवश्य क्लासरूम में रखें। इस पॉलिटिकल मैप को यहाँ डालने का मेरा मकसद क्या था, इसके माध्यम से हम आप सभी को यह बताना चाहते हैं कि आप सभी छात्र सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने से पहले इंडियन ज्योग्राफी के मैप का स्टडी करें। इस मैप के स्टडी में सबसे पहला टॉपिक यही रहता है इंडिया की स्थिति को पढ़ना। इंडिया की स्थिति को आप सबसे पहले समझते हैं। इस स्थिति में आप सर्वप्रथम हम सर्वसुलभ भाषा में बात करेंगे कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश है। तो आपको सबसे पहले यह जानकारी लेना होगा कि यह 28 राज्य कौन कौन राज्य हैं और कहां पर कौन सी राज्य है। यह जानकारी आपको 2 बार 4 बार 5 बार मैप को बार बार देख करके लेना होगा, क्योंकि मैप से संबंधित क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आते ही आते हैं। अब देखिए कि जब आप 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जान लेते हैं मेरे दोस्त, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप जहां से भी हों, जिस स्टेट से हों, इंडिया के जिस भी स्टेट से हों, जैसे मैं अभी बिहार से बात कर रहा हूं, अगर बिहार के आप हैं, उत्तर प्रदेश के हैं या जहां के भी हैं, तो सर्वप्रथम आप जैसे बिहार से हैं तो फिर बिहार के इर्द गिर्द कौन कौन से राज्य हैं, बिहार से टच करने वाला कौन कौन सा राज्य है, उसको आप सर्वप्रथम देखने का प्रयास करेंगे। ऐसे देखिए यहाँ यूपी दिख रहा है आपको, झारखंड दिख रहा है आपको, वेस्ट बंगाल दिख रहा है आपको। तो ये राज्य आप लोगों को दिख रहा है। तो अब एग्जाम में आएगा बिहार के समीप सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं। कभी क्वेश्चन आता है बिहार से सटे हुए निम्नलिखित में से कौन राज्य नहीं है। तो मैं बिहार का बात किया, लेकिन यही क्वेश्चन यूपी में भी आता है। यूपी से सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं, कितने राज्य हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्य यूपी से नहीं सटा हुआ है, किसकी सीमा यूपी को नहीं टच करती है, किसकी सीमा यूपी को टच करती है, किसकी सीमा बिहार को टच नहीं करती, किसकी सीमा बिहार को टच करती है। इसीलिए आप इस मैप को डेरा में अगेन एंड अगेन बारंबार देखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है इसमें कि बार बार ये देखने के बाद आपको अगला जो देखना पड़ेगा वह अगला यह देखना है कि इसकी स्थिति कहां पर है भारत में। तो जब आप भारत की स्थिति देखना चाहते हैं तो आप पढ़े होंगे कि भारत का जो विस्तार है वह जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है भारत का विस्तार। एग्जाम में आएगा भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हमने उत्तरी अक्षांश क्यों कहा।
तो कभी आप ग्लोब देखेंगे तो देखेंगे कि ग्लोब को जो है 0 डिग्री अक्षांश दो भागों में बांटती है। जब 0 डिग्री अक्षांश ग्लोब को दो भागों में बांटती है तो एक भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और दूसरी भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो हमारा जो भारत है वह उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण ही भारत के अक्षांशीय विस्तार में उत्तरी अक्षांश शब्द लगा हुआ रहता है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक वैसे ही जब हम भारत का देशांतर विस्तार की बात करते हैं, भारत की देशांतर विस्तार की बात करते हैं, तो भारत का देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। तो भारत का देशांतर विस्तार कितना से कितना तक है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अब यहां बात करेंगे हम पूर्वी देशांतर शब्द हमने क्यों उपयोग किया। तो कहा जाता है जब ग्लोब को आप दो भागों में बांटते हैं, जब दो भागों में 180 डिग्री देशांतर रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा से जब हम उसे दो भागों में बांटते हैं तो एक कहलाता है पूर्वी देशांतर, दूसरा पश्चिमी देशांतर। तो हमारा जो भारत है वह पूर्वी देशांतर में पड़ता है, इसीलिए भारत के देशांतर विस्तार में पूर्वी देशांतर शब्द जुड़ा हुआ रहता है। तो दोस्तों, भारत का पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। आगे हम देखते हैं 1 डिग्री अक्षांश बराबर लगभग 111.6 किलोमीटर माना जाता है। 111.6 किलोमीटर माना जाता है। वहीं 1 डिग्री देशांतर बराबर लगभग 112 किलोमीटर माना जाता है। 112 किलोमीटर माना जाता है। ये अक्षांश जो 111.6, 111.5, 111.4, ये डिस्प्यूट थोड़ा है। 4, 5, 6 में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। फिर भी हम मोटा मोटी मान कर चलेंगे 1 डिग्री अक्षांश बराबर लगभग 111 किलोमीटर और 1 डिग्री देशांतर बराबर लगभग 112 किलोमीटर। 1 डिग्री अक्षांश बराबर लगभग 111 किलोमीटर, 1 डिग्री देशांतर बराबर लगभग 112 किलोमीटर। अक्षांश जो है वो दूरी बताता है। अक्षांश जो है वो दूरी बताता है दोस्तों। अक्षांश दोस्तों दूरी बताता है। वहीं जो देशांतर है वह दूरी और समय दोनों बताता है। जो देशांतर है वह दूरी और समय दोनों बताता है। ऐसा है कि 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। 4 मिनट होता है। अब आपका सवाल आएगा कि आखिर 4 मिनट क्यों होता है, 10 मिनट क्यों नहीं होता है, 1 घंटा क्यों नहीं होता है। तो 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट आखिर कैसे होता है, ये आपका क्वेश्चन होगा। तो सवाल है कि आप कभी पढ़े होंगे एक मोटे तौर पर कि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। तो आप पढ़े होंगे एक चक्कर पूरा लगाना यानी वृत्तीय अवधि पर पूरा लगाना, एक परिधि पर चाहे पूरे लगाना यानी 360 डिग्री घूम जाना, यानी 24 घंटा में वह 360 डिग्री, 24 घंटे में 360 डिग्री। तो 1 घंटा में 15 डिग्री 360 बटे 24, 1 घंटा में 60, 24 घंटा, 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। इसीलिए आप उसे निकालेंगे 1 घंटा में तो 360 बाय 24 होगा 15 डिग्री। फिर इसको यानी 1 घंटे में 15 डिग्री, अब हम घंटा को मिनट में बदल देंगे तो 60 मिनट में 15 डिग्री, अर्थात 15 डिग्री घूमती है 60 मिनट में। 15 डिग्री घूमती है 60 मिनट में। तो 1 डिग्री घूमेगी 60 बाय 15 अर्थात 4 मिनट। 4 मिनट यानी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगा? 4 मिनट। 4 मिनट
1 डिग्री घूमने में कितना समय लगा? 4 मिनट। 4 मिनट का समय लगा। तो आप पुनः देखिए, एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 1 मिनट में 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट। आइए फिर हम उसके आगे बात करेंगे आपके साथ। तो आपने भारत को बार बार आपको एग्जाम में देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन आती है प्रत्येक राज्य की राजधानी से संबंधित। तो आपको हर राज्य की राजधानी को भी लोकेट करके याद करके रखना है, कौन राज्य की राजधानी कहाँ है, कौन राज्य की राजधानी कहाँ है। प्लस अगर आपको ये याद हो जाती है दोस्तों, तो आप जब देखेंगे ना कि भारत के क्वेश्चन ढेर सारा आता है, जहाँ महाबालेश्वर पर्वत श्रेणी, अजंता, एलोरा, बराबर की गुफा, ढेर सारे कई क्वेश्चन आते रहते हैं, काराकोरम, नाथुला दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा। ये सारे क्वेश्चन तब आपके सही बनेंगे जब आपके पास यह जानकारी होगी कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। अगर इस राज्य की अवस्थिति आपके पास पता होगा तो फिर आप अच्छे ढंग से इसे समझ सकते हैं और आपको याद भी रहेगा। अगर यह जानकारी नहीं रहेगी तो फिर आपको रटने के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा। वैसे ही आप देखेंगे नदी का भी क्वेश्चन आता है, नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, नदी कहाँ गिरती है। तो ये तो क्वेश्चन आप मोटे तौर पर रट जाएंगे, ये नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ गिरती है। लेकिन क्वेश्चन तब फंस जाता है जब क्वेश्चन आता है इस नदी की सहायक नदी कौन है, निम्नलिखित में से ये सहायक नदी किसकी सहायक है। कभी आ जाता है क्वेश्चन इस नदी का जो है प्रवाह किन किन राज्यों से होकर है, नदी का प्रवाह किन किन राज्यों से होकर है। कभी आ जाएगा आपके साथ क्वेश्चन किस राज्य में नदी की प्रवाह सबसे लंबी है। कभी आ जाएगा क्वेश्चन इस नदी पर कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। कभी आ जाएगा क्वेश्चन नदी पर कौन कौन बांध हैं। तो इस ढंग से आपको नदी को समझने में इस मैप की जरूरत पड़ेगी। तो हम नदी के टॉपिक में अपवाह प्रणाली में मैप के साथ आपके साथ उपलब्ध होंगे। उसी ढंग से जब हम भारत का प्राकृतिक विभाजन पढ़ेंगे, हिमालय के बारे में बताएंगे, दर्रा के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ भी आपके साथ मैप के साथ रहेंगे। यहाँ आपको सबसे पहली क्लास है मैप का। यहाँ सिर्फ आपको यही आज बताना है मुझे कि आप सभी लगातार मैप को रटें, मैप कहाँ पर है उसको बार बार देखें, बार बार अगेन एंड अगेन देखने से समझ में ये आपको अच्छी तरह से आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों मैं आगे चलता हूँ। आप देखिए जब आप भारत का क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों, तो भारत में एक मिलता है पूर्वी तट और पश्चिमी तट, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। तो भारत का पूर्वी तट यानी बंगाल खाड़ी के तरफ का तट, और पश्चिमी तट यानी अरब सागर की ओर का तट, अरब सागर की ओर का तट। तो क्वेश्चन में आता है भारत के पूर्वी तट पर कौन कौन से राज्य हैं, भारत के पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य हैं। तो पूर्वी तट पर कौन कौन से राज्य हैं, आइए आपके साथ मैं देखता हूं। पूर्वी तट पर है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद आप देखते हैं आगे है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आप देखते हैं वेस्ट बंगाल है पूर्वी तट पर। ठीक वैसे ही पश्चिमी तट पर जब आप देखते हैं तो पश्चिमी तट पर दिखाई दे रहा है मुझे केरल, केरल के बाद दिखाई दे रहा है मुझे कर्नाटक, कर्नाटक के बाद दिखाई दे रहा है गोवा, गोवा के बाद मुंबई, मुंबई के बाद गुजरात। यानी 5 जो है पश्चिमी तट पर है और 4 जो है पूर्वी तट पर है, पूर्वी तट पर है। अब यहाँ क्वेश्चन आ जाते हैं आपका इस पश्चिमी तट पूर्वी तट पर कुल कितने हैं राज्य हैं। तो 9 राज्य हैं। पूर्वी पर कौन है 4, पश्चिमी पर कितने हैं 5। अब इसी तट से संबंधित कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर है। कभी आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर है। तो आपके पास पहले यह जानकारी रहनी चाहिए कि यह बंदरगाह किस राज्य में है। जब राज्य पता चलेगा फिर आप खुद लगा लेंगे कि पूर्वी तट पर है
या पश्चिमी तट पर है। तो आइए मोटे तौर पर हम सर्वप्रथम प्रत्येक राज्य में कुछ मुख्य बंदरगाह हैं, मैं उनके बारे में चर्चा करता हूं आपके साथ। उस चर्चा करने से पहले मैं बताना चाहता हूं, बंदरगाह को मोटे तौर पर समझने के लिए आपको उसे दो भागों में बांटा जाता है एग्जाम के क्वेश्चन के हिसाब से। वहां पर क्वेश्चन आता है कौन प्राकृतिक बंदरगाह है, कौन कृत्रिम बंदरगाह है। तो प्राकृतिक बंदरगाह यानी जो नेचुरल रूप से बना हुआ बंदरगाह है वह प्राकृतिक है, और जो मानव निर्मित है वह कृत्रिम बंदरगाह है। तो आइए मैं आपके साथ 1 बाय 1 पश्चिमी तट से चलता हूं। तो सबसे पहले मेरे रसगुल्लों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, सबसे पहले आप देखेंगे सबसे पश्चिमी तट पर गुजरात में है कांडला बंदरगाह। ये कांडला बंदरगाह गुजरात में है। इनका विशेषता क्या है? तो यह ज्वारीय बंदरगाह है, यानी जब ज्वार आती है तभी वहां से स्टीमर ज्वार के सहारे आगे बढ़ेगी, और जब कहीं से वह स्टीमर आती है विदेश से, कहीं बाहर से, तब वह भी ज्वार का इंतजार करती है तट पर आने के लिए। यानी तट पर पहुंचने के लिए भी, तट से जाने के लिए भी उसे ज्वार का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए इसे हम ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं, ज्वारीय बंदरगाह कहते हैं। कांडला को SEZ भी कहा जाता है, सेज कहा जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। यह 2005 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन का इसे दर्जा दिया गया। नेक्स्ट आगे बहुत हम देखते हैं, आगे देखते हैं महाराष्ट्र में बंदरगाह हैं, दो बंदरगाह प्रसिद्ध हैं, मुंबई बंदरगाह और दूसरा नाहवा सेवा बंदरगाह। तो ये जो मुंबई बंदरगाह है वह देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। दूसरा नाहवा सेवा बंदरगाह को ही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं। नाहवा सेवा बंदरगाह को ही जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं। यह बंदरगाह सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस बंदरगाह है। एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि आधुनिक सुविधाओं से लैस बंदरगाह कौन है, तो वह बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या नाहवा सेवा बंदरगाह। तो आइए मैं महाराष्ट्र से नीचे चलता हूं। गोवा, गोवा में जो है दो दिखा रहा है, पणजी और मरमा गोवा, पणजी और मरमा गोवा, पणजी और मरमा गोवा। उसके बाद आइए कर्नाटक चलते हैं, मंगलौर बंदरगाह, मंगलौर बंदरगाह। ये मंगलौर बंदरगाह जो है लौह इस्पात के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जो लौह इस्पात आता है वह कर्नाटक के कुदरे मुख से आता है, कर्नाटक के कुदरे मुख से यहाँ लौह इस्पात आता है। अगला जो लिखा हुआ है वह है कोच्चि बंदरगाह। ये कोच्चि बंदरगाह कहाँ है? केरल में है कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह। फिर आप देखेंगे पूर्वी तट पर तमिलनाडु में है तूतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। विशाखापत्तनम बंदरगाह या आंध्र प्रदेश में है। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, भारत का सबसे कटा छटा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे कटा छटा बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह। उड़ीसा में है पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह। यह हमेशा चक्रवात आने पर इस बंदरगाह को नुकसान पहुंचता है, क्षति पहुंचता है। पश्चिम बंगाल में है कलकत्ता और हल्दिया बंदरगाह, कलकत्ता और हल्दिया बंदरगाह। कलकत्ता बंदरगाह के बोझ को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह की स्थापना की गई थी, हल्दिया बंदरगाह की स्थापना की गई थी। आगे दोस्तों मैं इसके बाद आपके साथ आगे बात करूंगा अभी भारत में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। भारत के केंद्र शासित प्रदेश के बारे में मैं बात करूंगा। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, अभी मैंने प्रारंभ में ही से बताया था कि भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। मैंने मैप के सहारे आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश लोकेट करने का प्रयास किया।
यह आप देखेंगे सबसे ऊपर में है जम्मू कश्मीर, और आपके लेफ्ट में इस साइड में दिखेगा लद्दाख और इधर दिखेगा जम्मू कश्मीर। लेफ्ट में लद्दाख दिखेगा, राइट में जम्मू कश्मीर दिखेगा। तो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है दोस्तों, वह पहले एक राज्य का दर्जा था उसे, और वो 370 अनुच्छेद के तहत आया था। लेकिन ये हटने के बाद अब जो है ये दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया दोस्तों। उसके बाद देखेंगे अगला है चंडीगढ़, फिर है चंडीगढ़, अगला है दिल्ली, फिर है दोस्तों दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, पुनः दोस्तों लक्षद्वीप, फिर है दोस्तों पुडुचेरी, अगला है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर से आप देखेंगे ये 8 के बारे में मैं पुनः जिक्र करूंगा, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दिल्ली, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसे मैंने अभी आपके साथ चर्चा किया। भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। विश्व में यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। लेकिन दोस्तों यहाँ जनसंख्या विश्व की लगभग वर्तमान में 18% है। विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में जनसंख्या लगभग 18% है जो वर्तमान में है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पास लैंड जो है, भूमि जो है, वह कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4 है, जबकि जनसंख्या हमारे पास पूरे विश्व का 18 है। ये जो विविधता है, ये जो अंतर है, ये हमारे देश को गरीब होने के लिए, हमारे देश में गरीबी का यह कारण बन रहा है। यह भी एक कारण है, क्योंकि अगर और अधिक लैंड रहते, और अधिक संसाधन रहता, तो हमारी गरीबी कुछ कम होती। फिर भी हम अपने मानव संसाधन के बल पर विकास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्योंकि आप जब भूगोल पढ़ेंगे मेरे साथ, तो मैं बताऊंगा कि भूगोल में सिर्फ प्राकृतिक संसाधन ही संसाधन नहीं है, मानव संसाधन भी एक संसाधन है। लेकिन आज की सरकार सिर्फ प्राकृतिक संसाधन का रोना रोकर कहती है कि इसीलिए नहीं विकास हो पा रहा है भारत का, इसीलिए नहीं विकास हो पा रहा है बिहार का। यहाँ ज्यादा से ज्यादा खनिज संसाधन की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर इकोनॉमी की स्थिति अच्छी नहीं है। तो नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन यहाँ जनसंख्या तो अधिक है। आप उस जनसंख्या को इस लायक बनाओ कि वह अधिक से अधिक संसाधन अर्न कर सके, उन्हें अधिक से अधिक तकनीकी शिक्षा दो, उन्हें अधिक से अधिक बेहतर शिक्षा दो, ताकि वह अधिक से अधिक पैसा कमा सके, अर्निंग कर सके, देश के लिए कुछ कर सके। लेकिन आज क्या है, संसाधन के अभाव में लोग खुद रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमें नियुक्ति के लिए नहीं, हमें नियोक्ता बनना चाहिए, ताकि हम खुद आत्मनिर्भर होकर मैक्सिमम लोगों को रोजगार दे सकें। लेकिन ऐसा तब होगा जब हमारे अंदर अच्छे से अच्छे क्वालिटी रहेंगे, अनुभव रहेंगे। और वह क्वालिटी कब होगा? जब सरकार अच्छी शिक्षा देगी। तो दोस्तों, मैंने आज आपसे बात किया संसाधन के बारे में। मैंने छोटी सी बात किया कि आप भारत का भूगोल पढ़ने से पहले क्या करना होगा। आज मैंने सिर्फ यही आपको बताया कि भारत का भूगोल पढ़ने से पहले आपको क्या करना होगा। तो मैं इस भारत का भूगोल पढ़ने से पहले आपको भारत का पॉलिटिकल मैप को अच्छी तरह से बार बार सीखना होगा। जब आप ये सीख लेंगे, 2 बार 4 बार 10 बार देख लेंगे, फिर समझने में आपको बहुत ही आसान होगा। तो दोस्तों, कल मैं पुनः मिलूंगा
अगले वीडियो में आपके साथ और नेक्स्ट टॉपिक इससे आगे बढ़ेंगे। मैं लगातार आपके साथ रहूंगा। भारत का भूगोल मैं लगातार 20 से 25 वीडियो में सारा का सारा भारत का भूगोल पर चर्चा करूंगा। सारे में एमसीक्यू भी मैं टॉपिक बाय टॉपिक सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। आप क्या करेंगे, कमेंट के माध्यम से मुझे बताते रहेंगे। कहीं समझ में नहीं आएगी या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट करेंगे और मेरे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजीव रंजन, पटना से, राजीव रंजन क्लासेज से। धन्यवाद।